विश्व गुरु बने। यानी बाबा जी का जो लक्ष्य था, नेताजी का लक्ष्य था कि हिंदुस्तान मेरा विश्व गुरु बने। तो विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए जितनी कोशिशें करनी है, आज इसी विषय पर चर्चा ही करना है और इनके सिद्धांतों को बताना है। तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और हम अपने तरफ से मतलब चाह रहे हैं कि हमारे गोपाल जी भैया कहाँ हैं, भवानीपुर से चक्कर आए हैं, आप आवे थोड़ा सा हमारे नेताजी का प्रकाश डालते हैं, गुरु महाराज के ऊपर भी प्रकाश डाले। और जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, इसलिए जय गुरुदेव, जय हिंद, जय सुभाष आज कह करके आप चर्चा करेंगे। हमारे माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, आप आइए। बैठ बोले नहीं। सत्य ओम वंदे मातरम, जय हिंद। आज बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग जो देश का जो अपने देश का जिसके द्वारा हम लोग आजाद हुए, हमारा भी धर्म बनता है कि उनका आज जन्मदिन है। हमारे भाई साहब लोग जयंती करते हैं कि जो ये मंत्री हैं, आज के बैठे ही मंत्री, वो जयंती मना रहे हैं। मरने वाले का जयंती मनाया जाता है, लेकिन नेताजी अभी जीवित हैं, उन्हें सारा कार्य करना है। तो हम लोग जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आगे नेताजी का जन्म कटक उड़ीसा के संभल ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती बताया जाता है और पिता का नाम जानकी बोस। वो जो है कि पहले से बैरिस्टर यानी वकील थे कलकत्ता में। नेताजी का जन्म हुआ, एक धीरे धीरे बढ़ते गए और बढ़ने के साथ साथ इनकी बहुत प्रखर बुद्धि थी। इनकी माता जो प्रभावती थी, वो हमेशा पूजा पाठ करने जाया करती थी। साथियों, वो भी अपनी माता के साथ पल्लू पकड़कर करती ही अवस्था में वो हमेशा पूजा अर्चना किया करते थे। इसके बाद नेताजी की पढ़ाई शुरू हुई। पढ़ते पढ़ते जब उनके पिताजी यहाँ रह रहे थे कलकत्ता में, तो वो भी कलकत्ता चले आए पढ़ने के लिए। थोड़ा छोड़ करके प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में वो पढ़ रहे थे। उनका रोज कलकत्ता एक दिन रोज पर उनका मकान आज भी है। पंचदेव भैया का लड़कवा है ज्यादा देखला तो कोथा के भी ना आयल है। वहाँ पर वो पढ़ रहे थे। एक कोटन अंग्रेज पढ़ा रहा था बच्चों को। वो बैठा पढ़ा रहा था, उधर से खट खुट की आवाज आई। ये तो स्वाभाविक है कि बच्चे जिधर से आवाज आ रही है उधर ताकने लगेंगे, चाहे हम हो आप हो। जब सब ताकने लगा तो एक गरीब घर का छात्र था, बहुत गरीब घर का अपना हिंदू। कोटन अंग्रेज कहता है, यू आर इंडियन मंकी सन। वो तो बेचारा स्तब्ध हो गया लड़का, और स्तब्ध हो गया। और लेकिन नेताजी को ये नेताजी तो उस समय थे नहीं। आगे बताऊंगा कि नेताजी कहाँ से हुए। और तब सुभाष चंद्र बोस अपने बेंच से उठे, धीरे धीरे उनके नजदीक जब पहुंचते हैं और जरा कर कई थप्पड़। इसी को बाबा जय गुरुदेव ने मंत्र से कहा था कि कोटन अंग्रेज के विषय में उन्होंने भी इसका बड़ा नाम लिया। तो आगे वो वहां से कॉलेज छोड़कर निकल जाते हैं और चारों तरफ दिन बिता करके उनके पिता रोज अपने बंगला के सामने चारपाई लगाकर बाहर बैठते थे। नेता ये सुभाष चंद्र बोस सोचे कि झटके में मैं चला जाऊंगा अंदर। जब वो क्रॉस करने लगे तो जानकीनाथ बोस ने कहा, शिबू, उनका बचपन का नाम शिबू था, शिबू। उसी जगह खड़ा हो जाते हैं साथियों। जब खड़ा हो गए
जानकीनाथ ने कहा कि बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मैंने तो सोचा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर माता पिता का नाम रोशन करेगा, मैं क्या सुन रहा हूँ। वही लफ्जे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि पिताजी वर्तमान का मूर्त रूप, अतीत का गौरव और भविष्य का पैगंबर होऊंगा। और अंदर चले गए। इसी प्रकार पढ़ते पढ़ाते पैगंबर जो पैगाम देने वाला है उस मालिक का, उन्होंने कहा कि भविष्य का पैगंबर होऊंगा। तो पढ़ते पढ़ाते वो लंदन पढ़ने के लिए गए। उस समय चारों तरफ अंग्रेजों का वर्चस्व था। हमारे भारतवासियों को वो सब यहाँ के अमीर लोगों को पकड़ करके उनसे कुटवाते थे, मरवाते थे, जो चाहते थे वही कहवाते थे। तो नेताजी की परीक्षा हो चुकी थी ICS की, उनको पद भी मिल गया कलेक्टर का। उस समय कलेक्टर हुआ करते थे, आज एक जिला का DM है। उस समय कलेक्टर 5 जिले का होता था, उनको मिल गई। लेकिन अखबार उठाकर जब पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस कि भारतीयों को अंग्रेज जो है बड़ा जुल्म ढा रहे हैं। साथियों, अपने पिता को एक खत लिखा और वहां से तुरंत भारत आने के लिए चल दिए। सर्वप्रथम वो बंबई पहुंचते हैं। जब बंबई आए, शोर हो गया कि नेताजी, अरे सुभाष चंद्र बोस आ गया। वहां गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी मिले तो जरूर, लेकिन नेताजी को कुछ समझते नहीं थे। जो काम उनको नेताजी को सौंपना था वो सीताराम रमैया को सौंप। तो नेताजी देख लिए कि यहाँ पर हमारा कोई चारा नहीं, ढंग से तो आजादी मिलेगी नहीं। वो चले जाते हैं कलकत्ता, बंगाल। वहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं और गठन करके और चारों तरफ दुष्टों को, यहाँ उनके भाषण में इतना दम था कि निकल जाते थे सुभाष चंद्र बोस और थोड़े ही देर में 10, 20, 50, 500, 1000, 2000 आदमी उनके साथ हो जाते थे। यही करते करते कई बार वो जेल गए। एक बार जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनको वहां से जेल से निकालकर उनके एल्गिन रोड पर, या देखिए द्वापर में ऐसा हुआ था श्री कृष्ण के साथ। एल्गिन रोड पर चारों तरफ से फौज की चौकसी लगा दी गई उनके घर के चारों तरफ, और उनको उसी में नजरबंद कर दिया गया। 2 दिन 4 दिन बीतने के बाद नेताजी सोचने लगे, सुभाष चंद्र बोस सोचने लगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं बैठ करके, क्या सोच कर मैं आया था। तो अपने भतीजा शिशिर बोस को लेकर एक दिन रात्रि में शिशिर बोस को साथ लेकर चारों तरफ चौकसी के होते हुए भी वो बाहर निकल जाते हैं। वहां से गोमोह जाते हैं, गोमोह से शिशिर बोस को वापस कर देते हैं और वहां से पेशावर के लिए कालिका मेल की प्रथम श्रेणी पकड़कर सुभाष चंद्र बोस पेशावर चले जाते हैं। उधर कबायली इलाका था, बहुत डर था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक रहमत खां के यहाँ जाते हैं और रहमत खां से कहते हैं कि ऐसी ऐसी मेरे ऊपर हमारा कुछ साथ दे। रहमत खां एक बिहार से चादर एक लाया फटा पुराना नेताजी को देता है और आगे आगे चलता है। जो बीच में जंगलों में रास्ते पर इधर उधर सैनिक दिखाई पड़ते थे तो वो रहमत खां ही कहता था, ये जो है कि मेहे अपना हाथ करके घूमा और बहरा बन करके जा रहे हैं। रहमत खां कहता था कि ये मेरे चाचा हैं, फलनवा मजार पर चादर चढ़ाना है, इसलिए इनको लेकर मैं जा। जब वहां
काबुल पहुंचते हैं, वहां से रहमत खां को वापस कर देते हैं। काबुल में अपने देश का रेडियो व्यापारी उत्तम चंद मल्होत्रा उसके यहाँ रहने लगे। उसके यहाँ रहने लगे, रहते रहते 22-23 दिन बीत गए और तब एक विदेशी पासपोर्ट के सहारे जब उन्होंने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने के लिए आए, वो जर्मनी के लिए रवाना होते हैं। जब वहां पहुंचते हैं सिंगापुर और धीरे धीरे जर्मनी का जो तानाशाह था हिटलर जो था अपने कानपुर का रहने वाला बढ़ई था, वो भी गद्दारी कर रहा है क्योंकि उसकी बीवी अंग्रेज, लेकिन हिटलर का एक नहीं चलता था। और जब इधर हिटलर चढ़ाई करता था अंग्रेजों के ऊपर तो वो सब कुछ जानती थी, उसकी बीवी थी, या बताता था। और वो जो है कि आगे से जा करके वो सब निष्काम कर देते थे। इनकी सेना मारी जाती थी, इनको उन्हें मुंह लौटना पड़ता था। तब नेताजी को वो कुछ नहीं समझता था। वहां पर सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि यहाँ पर जो है हमारे भारतीय सैनिक बहुत बंदी जर्मनी के जेल में, तो कहा अच्छा ठीक है। वहां उससे भेंट किया तो ये मान नहीं रहा है, अब क्या करते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वह खुद सुभाष चंद्र बोस से पूछने लगा कि हम इधर से उधर से चारों तरफ से जाते हैं, वो पहले से तैनात रहे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा इसको जानना चाहता है, तो कहा हाँ। तो कहा कि तेरी बीवी का एक करामात है, तो कहा नहीं वो मेरी बीवी है, ऐसा करेगी। कहा चलो। और जब वहां पर पूछता है हिटलर अपने बीवी से, तो कहती है कि हम अपने बाप भाइयों का नहीं करूंगा तो तुम्हारा करूंगा। तुरंत रिवॉल्वर निकालता है, कई खैर उसी जगह मार देता है, गिर जाती है, यानी मृत्यु उसकी हो जाती। अब हिटलर जो है नेताजी को मानने लगा। ये देखे गए भारतीयों को जेल से निकाल करके उसको नहवा धुला करके वर्दी कपड़ा खाना पानी वगैरह का सारा व्यवस्था हिटलर द्वारा कराए। और तब उसी समय जब कैदी निकले अपने भारतवासी, उसी जगह उन्होंने नेताजी का उद्घोष किया। जब जेल से निकले तो वो रहने लगे, रहते थोड़े दिन के बाद एक रास बिहारी बोस थे, वो जापान में प्राइम मिनिस्टर टोजो के संपर्क में हमेशा रहते। उन्होंने जब समझा कि नेताजी जर्मनी में रह रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर टोजो से उसने कहा तो वहां से वो तैयार हो गया प्राइम मिनिस्टर टोजो, और वहां अपनी पनडुब्बी भेज दिया। यहाँ से जर्मनी पनडुब्बी से ये जाते हैं और बीच में उस पनडुब्बी में नहीं जा सके, बीच में समुद्र में कूद जाते हैं। उन्होंने हाथों से तैरना शुरू किया और फिर बीच में फिर उस पनडुब्बी में जापान की पनडुब्बी में दाखिल। उसी को स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, बच्चों मैं समुद्र में भी तैरा हूं। उन्होंने कहा था समुद्र में तैरा हूं। वो कुछ दिनों के बाद जब वह जापान पहुंचते हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर टोजो से बात चलती है और सारी व्यवस्था बनाकर वो सारी व्यवस्था बनाए और आजाद हिंद फौज का गठन, जर्मन और जापान उसी की सहायता से वो लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। उस समय नेताजी के भाषण से माताएं बहनें इनको गहना से बहुत प्रेम रहता है आज भी, लेकिन नेताजी की एक एक बात पर धन्य हो माताएं और बहनें। जो उनका भाषण सुनता था अपने जेवर को, पूरे जेवर को निकाल करके एक पलड़ा पर उसको रख करके और एक पलड़ा पर नेताजी को कई जगह टोले। तो
उसी जगह से युद्ध शुरू करते हैं और जीतते जीतते म्यांमार बर्मा तक झंडा अपना गाड़ दिया। लेकिन दोगला अमेरिका उसी समय हिरोशिमा और नागासाकी को 4 दिन के अंतराल में 2 परमाणु, छोटा छोटा परमाणु 2 परमाणु छोड़ दिया। और छोड़ता है तो सारी सीटी एकदम गड़कर हड्डी पसली सब, यानी कोई मालूम नहीं हुआ कि यहाँ पर आदमी भी रहते। साथियों, परमाणु में ऐसा रेडिएशन होता है, इतने दिन बीतने के बाद जहाँ पर परमाणु फूटा है उसके दायरे भर में पशु का बच्चा हो चाहे आदमी का बच्चा हो, बसेरा तो वहाँ हो गया, लेकिन आज भी अपंग होता है, चाहे आँख न रहा, चाहे हाथ पैर लंगड़ा लूला रहा, आज भी कोई इसका पता लगा सकता है। साथियों, वो जब परमाणु बम छूट गया, जापान क्षतिविक्षत हो गया, तो युद्ध विराम करना पड़ा। उस समय सैनिक जो अपने भारतीय सैनिक थे, चारों तरफ से नेताजी को घेर लेते हैं। तो कहते हैं नेताजी आप जो है यहाँ से निकल जाइए। तो कहा कि नहीं, अपने साथियों को छोड़कर मैं जाने वाला नहीं हूँ, चाहे रहूँ अथवा न रहूँ। तो कहा नहीं, अगर आप रहेंगे तो एक नहीं हजारों आजाद हिंद फौज तैयार कर सकते हैं। हम लोग रह करके एक सुभाष को नहीं ला सकते। नेताजी उनकी बात मानते हैं और जाते हैं प्राइम मिनिस्टर तोजो से भी बात करते हैं। कहते हैं तोजो साहब, मैं एक बार फिर मरना चाहता हूँ। साथियों को ध्यान से सुनिएगा, नेताजी की सुनियोजित योजना थी। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर तोजो से, एक बार मैं फिर मरना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि कैसे मरूं? काई होकू का जहाज एक पायलट को लेकर, और वो बिगड़ा हुआ जहाज था। नेताजी ने कहा कि इसको उड़ाओ और थोड़ा ऊपर जाता है, प्लेन को छोड़कर तुम पैराशूट के सहारे कूद कर चले जाना। उस पर नेताजी आज तक बैठे ही नहीं थे। यहाँ हमारे देश के मंत्रीगण जो जान रहे हैं वो भी भारतवासियों को नहीं बता रहे हैं कि नेताजी अभी जीवित हैं, ऐसे ऐसे रह रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रणकोजी मंदिर जापान में, उसमें उनकी अखियां रखी हुई। आगे देखिए, जब नेताजी आगे बढ़ते हैं, वहां से ये रूस के लिए रवाना होते हैं, तो उसी जगह 18 अगस्त 1945 को नेताजी कहते हैं कि यह युद्ध तो विराम हो गया, बंद हो गया, लेकिन इसके बाद एक बहुत भयावह तृतीय विश्व युद्ध होना सुनिश्चित है, जो मेरे ऊपर निर्भर करता है। नेताजी कहते हैं 18 अगस्त 1945। और इधर तो शोर हो गई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना में मारे गए। अब आगे जाते हैं, वो रूस के लिए रवाना हो गए थे, रूस में जाते हैं। तो लेकिन गए नेताजी, जब चारों तरफ शोर हो गया कि नेताजी मारे गए, तो मंचूरिया रेडियो स्टेशन से नेताजी ने अपने भारतीयों को संदेश देते हैं कि भारतवंशियों घबराना मत, तुम्हारा नेता तुम्हारा सुभाष अभी जीवित है, सब कुछ अभी बहुत करना है, मैं करके जाऊंगा। ऐसा मत सोचना कि वो उनकी मृत्यु। अब रूस चले जाते हैं। रूस में देखिए, नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी उस समय राजदूत की हैसियत से वहां गई थी। उन्होंने नेताजी को देखा तो स्तब्ध रह गए। यहाँ तो शोर हो गया कि नेताजी मारे गए। विजया लक्ष्मी मुलाकात उनकी हुई। जब विजया लक्ष्मी उधर से बंबई उतरी प्लेन से, तो विजया लक्ष्मी ने कहा है, भारतवासियों, मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसा संदेश लाया हूं कि सुनोगे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन नेहरू का ऐसा चाप चढ़ा
कि उनकी जबान बंद हो गई, आज तक नहीं खुली।